Dear students, welcome to our channel. We are on to the first chapter of psychology, Maharashtra State Board, and the topic today we are discussing is psychology and history of psychology of standard 12th. फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. जब भी हम सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट से पूछते हैं, स्टूडेंट से ये पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं. सबके दो तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं. पहला रिस्पॉन्स स्टूडेंट का ये होता है कि टू स्टडी व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और उससे भी हम ये जान सकते हैं कि वो हमारे बारे में अपने माइंड में क्या सोच रखते हैं. यह सिर्फ एक ख़याल है, एक थॉट है, एक कंसेप्शन है. आप किसी को भी देखकर उसके बारे में ये नहीं जान सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कई सारी टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंट यूज़ होते हैं. तब जाकर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और कैसे बिहेव करता है. सडनली लेकिन आप नहीं बता सकते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है. ये एक मिसकंसेप्शन है. साइकोलॉजी में आप किसी को देखकर बता दो कि वो क्या सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. दूसरा जर्नल थॉट ये होता है कि साइकोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं वो मेंटल प्रोसेस और मेंटल प्रॉब्लम और एबनॉर्मल लोगों के बारे में ही पढ़ते हैं. साइकोलॉजी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एबनॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं या मेंटल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं. हम सब कभी ना कभी अलग तरीके से बिहेव कर ही जाते हैं. साइकोलॉजी सिर्फ इतना बताती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं. So let's talk about the definition of psychology. साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है. साइकी और लोगो दोनों को कंबाइन करके साइकोलॉजी बना है. साइकी इज़ लोगो एंड सोल का मतलब है साइंस. पहले ये माना जाता था कि जो भी बिहेवियर होता है ह्यूमंस का वो अच्छी सोल की वजह से होता था. किसी की सोल अच्छी है, किसी की सोल बुरी है, जिसे हमारी ज़बान में आत्मा का कंसेप्शन भी माना जाता है. पहले साइकोलॉजी पढ़ते थे तो ये माना जाता था कि हम सोल की स्टडी कर रहे हैं और वो सोल की वजह से ही ऐसा बिहेव कर रहे हैं. अगर किसी को प्रॉब्लम भी होती थी तो वो सोचते थे कि इसके अंदर कोई ख़राब सोल आ गई है, इसके लिए ऐसा हो रहा है. तो शुरू में साइको वर्ड सोल से डिराइव करके बना है. धीरे धीरे साइकोलॉजी में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और साइंटिस्ट ने सोल वर्ड हटा दिया. साइकी जो वर्ड है वो सोल है लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है. और जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है. Psychology is a scientific study of the mind and behavior at various level, individual, duos, group और organization. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डील करता है प्रोसेस से. कौन से प्रोसेस? हमारे मेंटल प्रोसेस. जो हमारे मेंटल प्रोसेस हैं उससे क्या होता है, हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से हम जो बिहेवियर देखते हैं डिफरेंट लेवल पर, तो इसीलिए साइकोलॉजी हमेशा एक लेवल पर नहीं रहती बल्कि अलग अलग लेवल पर स्टडी की जाती है. जैसे इंडिविजुअल लेवल पर डिफरेंट टाइप्स के साइकोलॉजिस्ट आप पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, डुओ अलग करेंगे, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आप पर अलग साइकोलॉजीज एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनके थॉट्स और व्यूज़ दोनों डिफरेंट होंगे और उनका ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा. इस डेफिनेशन के तीन मेन कंपोनेंट हैं. फर्स्ट है मेंटल प्रोसेस, सेकंड है एक्सपीरियंसेस एंड थर्ड है बिहेवियर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री देखते हैं साइकोलॉजी की. हम अब देखेंगे कि इस वीडियो में साइकोलॉजी कैसे ओरिजिनेट हुई थी और उसके बाद कैसे धीरे धीरे चेंज होती चली गई और पहले उसे क्या माना जाता था, धीरे धीरे व्यूज़ लोगों के कैसे चेंज हुए और आज के टाइम में क्या व्यूज़ लोग साइकोलॉजी के बारे में रखते हैं. पहले साइकोलॉजी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था. जो आज की साइकोलॉजी है उसे फ़िलॉसफी माना जाता था.
हम फिलॉसफी को ही ऐसा सब्जेक्ट और डिसिप्लिन मानते थे जो ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता था। ये लोगों के व्यू पर बेस्ड होते थे, उनके नज़रियात पर बेस्ड होते थे, जिसे हम कॉमन सेंस पर बेस्ड भी कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नहीं होती थी। लेकिन जो शुरुआत हुई वो फ़िलॉसफी की वजह से ही हुई। इसी फ़िलॉसफी को हमने जब साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो साइकोलॉजी का बर्थ हुआ। साइकोलॉजी की शुरुआत एंशिएंट फ़िलॉसफी से हुई और अब जो हम पढ़ते हैं वो बहुत मॉडर्न साइकोलॉजी है। अब हम मॉडर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। 1879 फर्स्ट लैब इन लिप्जिग बाय विलियम वुंड। विलियम वुंड माइंड के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना चाहता था। ये लैब इसीलिए इस्टेब्लिश हुई थी। स्टडी करने का जो तरीका था वो लोगों से ही पूछ कर था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है और आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, तो मैं ये सवाल आपसे ही पूछूंगा। जैसे कोई गुस्सा है, हम उससे पूछते हैं आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, या कोई उदास है तो हम उससे पूछते हैं कि आप उदास क्यों हो रहे हैं। हम भी जनरली यही टेक्निक का यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न्स क्या है। इस सारे सवालों के जवाब हम सामने वाले पर्सन से ही पूछने की कोशिश करते हैं। इस तरीके को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। यानी जो सब्जेक्ट है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उस इंसान से हम खुद ही पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। विलियम वुंड का मकसद ये था कि वो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करे। पहले ये कंसेप्ट था कि माइंड में ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स में कुछ कुछ एक्सपीरियंस फिक्स हो जाते हैं। तो उन माइंड के स्ट्रक्चर को हम अगर स्टडी कर लेंगे तो हमें बिहेवियर का पता चल जाएगा। तो इसलिए वुंड लोगों से ही इंट्रोस्पेक्शन करते थे। जो इस तरह के साइकोलॉजिस्ट थे जो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू उनको एक नाम दे दिया गया था, जिन्हें हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को स्टडी करने का इनका ऑब्जेक्ट होता था। 1890 में क्या हुआ, 1890 में कैम्ब्रिज में एक और लैब स्टैब्लिश हुई थी। कैम्ब्रिज अमेरिका में है। ये लैब विलियम जेम्स ने स्टैब्लिश की थी। विलियम जेम्स के जो थॉट्स थे वो स्ट्रक्चर से मिलते नहीं थे। विलियम जेम्स का कहना था कि माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम माइंड काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, लोग बिहेवियर ऐसा क्यों करते हैं, हम इस पर सर्च करें। विलियम जेम्स का कहना था व्हाट माइंड डज, हाउ बिहेवियर फंक्शंस। माइंड ऐसा क्या करता है कि लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। आप ये जानने की कोशिश करो कि प्रोसेस ऑफ माइंड क्या है। ट्राई टू नो हाउ माइंड वर्क्स। यहाँ पर ये फोकस स्ट्रक्चर पर नहीं कर रहे हैं, माइंड के फंक्शन पर कर रहे हैं कि माइंड फंक्शन कैसे करता है। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो थॉट्स रखते थे उन्हें कहते हैं फंक्शनलिस्ट। अभी तक दो कैटेगरीज हुई, स्ट्रक्चरलिस्ट एंड सेकंड फंक्शनलिस्ट। अब आगे देखते हैं। 1900 में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था सिगमंड फ्रॉइड, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी आप ये साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ साइकोलॉजी आएगी वहाँ वहाँ सिगमंड फ्रॉइड होगा, वहीं साइकोलॉजी होगी जहाँ जहाँ सिगमंड फ्रॉइड होगा। सिगमंड फ्रॉइड के बगैर साइकोलॉजी का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड के बगैर साइकोलॉजी हो ही नहीं सकती। ये इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। इसने क्या किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। ये बताया कि साइको एनालिसिस एक टेक्निक है जिसको हम बहुत सारे साइको डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसमें सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियसनेस डिज़ायर फॉर ग्रैटिफिकेशन ऑफ प्लेजर और डिज़ायर।
जिसका मतलब था कि ह्यूमन माइंड में एक ऐसा अनकॉन्शियस होता है तो उसके डिज़ायर को पूरा करना चाहता है। कहने का मतलब ये है, ह्यूमन बीइंग्स तभी मोटिवेट होते हैं जब उन्हें अपने प्लेजर को पूरा करना होता है। वो चीज़ जो ह्यूमंस को अच्छी लगती है, हम बर्थ से लेकर डेथ तक सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। उसके बाद 1905 में दो साइकोलॉजिस्ट का नाम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट है अल्फ्रेड बिनीथ एंड सेकंड है साइमन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन लोगों ने कौन से टेस्ट डिसाइड किए हैं इंटेलिजेंस थ्योरी में। आगे देखते हैं। 1916 में पहली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। ये एक बहुत बड़ा मूव था इंडियन साइकोलॉजी में, क्योंकि यहाँ से ही इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी। 1920 में एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आए थे, गेस्टॉल्ट। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी उन्होंने? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन बीइंग जितना देखता है उससे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस उसे हासिल होता है। एक्सपीरियंसेस जो है होलिस्टिक होता है। वर्ड होलिस्टिक यहाँ इम्पॉर्टेंट है। होलिस्टिक का मतलब होता है सब एक साथ लेकर चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, कि जितना ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो ये बात जानते हो या ना जानते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक मूवी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि आप अगर मूवी देख रहे हैं तो आप उससे कई सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 1924 बिहेवियरिज्म बाय जॉन वॉटसन एंड स्किनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ ये बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी है, और बिहेवियर क्या है? स्टिमुलाई है। किसका? रिस्पॉन्सेस का। स्टिमुलाई मतलब किसी ने आपको कुछ बोला और आपने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, तो जो बोला गया है वो स्टिमुलाई है। या जो देख कर रिएक्ट किया, तो जो देखा है वो स्टिमुलाई है। तो बिहेवियर जो है वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है। उस स्टिमुलाई को हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द डिज़ायर। 1951 में अब एक और एक चेंज हुआ। पहला हमने देखा स्ट्रक्चरलिस्ट, दूसरा हमने देखा फंक्शनलिस्ट, तीसरा हमने देखा बिहेवियरिज्म, और अब आए हैं हम चौथे पार्ट पर जिसका नाम है ह्यूमैनिस्टिक। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच किसकी है? कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो की। ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में इनका कहना है कि स्टिमुलाई जो है वो बिहेवियर की जगह पर एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन। ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप होते रहते हैं और अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। आगे मैस्लो की थ्योरी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग पहले अपनी बेसिक नीड्स को फॉलो करते हैं, जब ये फुलफ़िल हो जाती है तो सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, फिर उनके अंदर मोटिवेशन आती है और आगे की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। ऐसा करते करते लास्ट में लग्जरियस नीड जो होती है वो फुलफ़िल कर जाते हैं, और लास्ट में एक लेवल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग अपने आप को एकदम परफेक्ट बना लेते हैं और सोचते हैं हमने सब अचीव कर लिया है। 1953 में बी एफ स्किनर ने अपनी एक बुक निकाली, साइंस एंड बिहेवियर। ये किसी के ऊपर थी, ये किसके ऊपर थी और इसमें क्या सारी चीज़ें थी, इसके टाइटल से ही हमको समझ में आता है कि ये साइंस एंड बिहेवियर के ऊपर थी। बिहेवियरिज्म के ऊपर बुक होने की वजह से इसमें ये कहा गया था कि बिहेवियर स्टिमुलाई से होता है। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने भी एक बुक पब्लिश की थी मोटिवेशन और पर्सनालिटी के ऊपर। 1955 में बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था जो साइकोलॉजी के लिए बहुत जाना जाता है। निमहांस इसको शॉर्ट में कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। किसी भी साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम एवोल्यूशन की बात करें तो बाद में यहाँ पर कोई भी ईयर मेंशन नहीं है। इसके काफ़ी सालों बाद ऐसा कुछ हुआ था कि स्ट्रक्चरलिस्ट और गेस्टाल्ट की होलिस्टिक थ्योरी जो है, इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू थ्योरी निकाली गई जिसको नया नाम दिया गया कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जिसको हम आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे।